Hello students, I am Neha Juriyal, Assistant Professor at Modern Group of Colleges. In this video session, we are going to discuss on the topic demand. So, as it is important part of your syllabus, in this session we will discuss what is demand about demand function and also the determinants of the demand. So, let's start. द फर्स्ट पार्ट व्हाट इज़ डिमांड. सबसे पहले आपको बेटा डिमांड का मतलब समझना है. डिमांड है क्या. जनरली आप लोगों ने ये टर्म सुनी है और यूज़ भी करते हो, जिसमें आप लोगों को पता है कि डिमांड क्या है. हमारी इच्छा है किसी भी चीज़ को ख़रीदने की. ठीक है. एज पर द डेफिनेशन देखो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम. सो डिमांड क्या है. डिमांड जनरली हमारी किसी भी कमोडिटी को, किसी भी प्रोडक्ट को लेके हो सकती है जब हमारे अंदर विलिंगनेस जागती है कि हमको वो चीज़ ख़रीदनी है या हमको उस चीज़ की नीड है, और उस चीज़ की जो भी प्राइस है उस टाइम पे हम उस पे जब उस प्राइस को पे करने के लिए रेडी होते हैं, उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड. ठीक है. आगे देखिए, द डिमांड अराइजेज आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स. तो डिमांड बेसिकली इन 3 चीज़ों के ऊपर बेसिस है. फर्स्ट वन इज़ डिज़ायर और वांट ऑफ द कमोडिटी. सेकेंड इज़ एबिलिटी टू पे एंड थर्ड वन इज़ विलिंगनेस टू पे. तो फर्स्टली हमारे मन में क्या जागती है, डिज़ायर, या हमको उस चीज़ की वांट होती है. देन सेकंड पार्ट इज़ एबिलिटी, कि अगर हमको उस चीज़ को ख़रीदने की इच्छा है तो हमारी एबिलिटी है उस चीज़ को पे करने की. एंड थर्ड वन इज़ विलिंगनेस. अगर हमारी एबिलिटी भी है, उसके बाद हमारी विलिंगनेस, कि अगर हम रेडी हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए. इट मीन्स ये होलसम प्रोसेस क्या बनाता है, डिमांड की, जिसमें पर्सन की डिज़ायर भी है, वांट भी है, एबिलिटी भी है, प्लस विलिंगनेस भी है उस चीज़ को ख़रीदने के लिए. उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, डिमांड. और मार्केटर्स जो भी मार्केटिंग करते हैं, जो भी लोग बिज़नेस करते हैं, वो डिमांड को इसी तरीके से काउंट करते हैं किसी भी कंज्यूमर की. ठीक है. सो नेक्स्ट, डिमांड फंक्शन. In technical language, it is said that demand for a commodity is a function of 4 variables. ठीक है. एज मैंने पीछे भी डिस्कस किया, डिमांड क्या है, हमारी एबिलिटी एंड हमारी विलिंगनेस टू बाय एनी काइंड ऑफ कमोडिटी और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. अब डिमांड को हम डिनोट कैसे करते हैं, ये एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है डिमांड को. इसीलिए हम इसको डिमांड फंक्शन बोलते हैं. Q, दैट Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांड, कि हम किसी भी चीज़ को ख़रीदने की जो हमारे अंदर डिमांड जब अराइज होती है, दैट इज़ Q. इसको हम जनरली Q से डिमांड को डिनोट करते हैं. देन नेक्स्ट इज़ P. ब्रैकेट के अंदर क्या है, P. द फर्स्ट P इज़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सेकेंड इज़ द Y stands for the income of the consumer. Third stand for the price of related commodities. Fourth one is the taste of the consumer. ठीक है. सो ये 4 बेसिक हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि डिमांड को रेगुलेट करते हैं. हम इन सारे जो चारों चीज़ें अभी मैंने नाम जिनके लिए हैं, इन सभी कंसेप्ट्स को हम डिमांड के डिटर्मिनेंट्स भी काउंट कर सकते हैं. इनको हम डिमांड के फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं जो कि डिमांड को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. जनरली डिमांड इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है और उसी तरीके से डिमांड अपनी आगे फॉर्म लेती है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज़ प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो जैसे कमोडिटी का प्राइस होगा उसी तरीके की हमारी डिमांड होगी. अगर हमारी प्राइस ज़्यादा है कमोडिटी का और हमारी विलिंगनेस नहीं है, एबिलिटी नहीं है उसको पे करने की, दैन उस केस में उस चीज़ को लेके हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. इसमें इनकम भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. जो ख़रीदने वाला बंदा है उसकी इनकम कैसी है. अगर उसकी इनकम अच्छी है और प्रोडक्ट का प्राइस उसके लिए अफोर्डेबल है, दैन उस केस में डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली राइज होगी. एंड वन मोर इज़ प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स.
सो ये रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं उसी कमोडिटी के और सब्सटीट्यूट्स। सपोज़ करो अब हमको पेन ख़रीदना है, तो पेन के बहुत सारे और सब्सटीट्यूट हैं, सिर्फ एक ही कंपनी पेन नहीं बना रही है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट में अवेलेबल है जो कि पेन बना रही है। अगर एक कंपनी आपको पेन 10 रुपये में दे रही है, दूसरी कंपनी आपको 8 रुपये में दे रही है, तो ऑटोमेटिकली जिसकी प्राइस कम होगी हम उसी कंपनी के पेन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ डिमांड क्या करती है, डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स और द रिलेटेड सब्सटीट्यूट्स ऑफ द सेम कमोडिटी। एंड द लास्ट वन इज़ द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया है किसी पर्टिकुलर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट को लेके, तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी उसी तरीके से चेंज होती जाएगी। अगर कस्टमर्स को अभी के टाइम में जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं समर्स का, कि समर्स आ रही हैं तो लोग आइसक्रीम्स के लिए ज़्यादा डिमांड बढ़ाएंगे। तो अगर आइसक्रीम्स के लिए डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली मार्केट में उसकी अच्छी जो आइसक्रीम कंपनीज़ हैं उनकी अच्छी ग्रोथ होगी, इस केस में उनके अच्छे सेल्स होंगी। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है डिमांड फंक्शन का। सो नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो जो भी हमने डिमांड फंक्शंस पीछे डिस्कस किए हैं वो सारे कंसीडर करते हुए हम डिटर्मिनेंट्स उनको कंसीडर कर सकते हैं। अभी उन्हीं की हम डिटेल में आगे सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स कि जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी जिस तरीके से, चाहे हाई है चाहे लो है, वो ऑटोमेटिकली इन्वर्स रिलेशनशिप शो करेगी किसके साथ, डिमांड के साथ। इन्वर्स मीन्स अगर एक की प्राइस कम होती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर एक की प्राइस फॉल होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये चेंज ऑलवेज़ रहता ही रहता है जो कि नॉर्मल गुड्स हैं। बट कुछ गिवन गुड्स होती हैं, उन गुड्स को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, बेसिक गुड्स। बेसिक गुड्स में हमारी क्या आ जाती है, बेसिक नेसेसरी वाली गुड्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, सॉल्ट इसमें आ जाता है, हमारी वीट आ गए, राइसेस आ गए। अगर इनके प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं तो भी इसकी डिमांड हाई होगी, क्योंकि सभी लोगों ने इसको कंज्यूम करना है। इसके प्राइस में चेंज होने से कभी भी उसकी डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो ये चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस की है, जैसे कि कंज्यूमर की जिस तरीके की इनकम होगी उसी तरीके की उसकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, उसकी सैलरी ज़्यादा है, उसको प्रॉफिट्स हैं, फ़ायदे हैं, उसकी सैलरी इनकम अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली उसकी हर एक चीज़ को लेके उसकी डिमांड मार्केट में जो भी उस गुड्स अवेलेबल है उनको लेके बढ़ती जाएगी। तो इनका आपस में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि विद द राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर द क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो राइजेस positively. So this is the positive relationship between demand and the income of the consumer. So third point is prices of related goods. ये मैंने पीछे भी अभी आपको बताया कि गुड्स के रिलेटेड गुड्स के जब प्राइसेस में चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड में फ़र्क पड़ता है। अब हमारे पास जनरली दो तरीके की गुड्स होती हैं इसमें। फर्स्ट वन इज़ दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द सेकेंड वन इज़ दी सब्सटीट्यूट्स गुड्स। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज जॉइंटली एंड कंज्यूम टुगेदर लाइक पेट्रोल एंड डीजल। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आपको क्या बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट। ये वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलती हैं। अगर एक गुड होगी तो दूसरी गुड को भी अवेलेबल होना ज़रूरी होगा, तभी दोनों की प्राइसेस में, दोनों की डिमांड में फ़र्क आएगा। ठीक है। अब इसका हम अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोल एंड कार का। अगर मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो गई हैं, तो जो कार्स की डिमांड है वो लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा अगर वो कार्स ख़रीद रहे हैं तो उनको बहुत हाई रेट पे प्राइसेस पेट्रोल के पे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इट मीन्स एक गुड की प्राइस में अगर चेंज आया तो दूसरे गुड की क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज आ जाता है। इनके बीच में ये क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। देन द सेकेंड टाइप इज़ द सब्सटीट्यूट गुड्स, कि अगर हम एक नहीं यूज़ कर रहे तो दूसरी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल आपको दिया पेन्स का। अब इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट गुड्स में और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, कि अगर हम स्कूटर नहीं यूज़ कर रहे
तो हम उसकी प्लेस पे मोटरसाइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्कूटर की प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिमांड किसके लिए बढ़ा देंगे, मोटरसाइकिल के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइसेस वैसे ही थी, हमारे लिए अफोर्डेबल थी, तो हम मोटरसाइकिल के ऑप्शंस के साथ चले गए। एक और अच्छा एग्जांपल है हमारे पास टी एंड कॉफ़ी का, कि अगर मार्केट में टी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोगों के पास सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, कॉफ़ी। तो हम कॉफ़ी के लिए भी जा सकते हैं, दोनों सेम तरीके की ड्रिंक्स हैं, तो डिमांड किसके लिए बढ़ जाएगी, उस केस में कॉफ़ी के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है। सो 4th पॉइंट है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सो जनरली कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस के बेसिस पे ही हमारी डिमांड है वो डिपेंड करती है। जैसे कंज्यूमर का टेस्ट है इस टाइम पे, जैसे उसकी प्रेफरेंसेस है, वैसे ही उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की डिमांड रहेगी मार्केट में। अगर लोगों के उस प्रोडक्ट को लेके टेस्ट चेंज हो गया है, उसकी प्रेफरेंसेस लोगों की चेंज हो रही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के नेचर ऑलवेज चेंज होता रहता है। हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑलवेज विद द टाइम, विद द चेंज इन द टाइम वो चेंज होती जाती हैं। तो अकॉर्डिंगली ही मार्केट की जो गुड्स की जो डिमांड है वो भी कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है। देन द 5th पॉइंट इज़ एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। अब इसमें क्या है, जनरली मार्केट में अगर हमको लगता है कि किसी भी गुड की फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो उस केस में उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि हमको फ्यूचर में लगा ये चीज़ महंगी होने वाली है, हमने उसको, अभी हमारे पास पैसा है, हमने उसको कम रेट्स पे अभी ख़रीद लिया और उसको स्टॉक करके रख लिया। दैट इज़ हमने इस टाइम पे उस चीज़ की डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि हमको लगा फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। बट इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर अभी हमको लग रहा है कि इस चीज़ का ये प्राइस है, फ्यूचर में इसका प्राइस कम होगा, तो उस केस में अभी हम डिमांड इसके लिए रेज़ नहीं करेंगे। जब फ्यूचर में उसका प्राइस कम होगा तब हम उसके लिए डिमांड राइज करेंगे। दैट इज़ हम फ्यूचर का देख के उसके ऊपर या फ्यूचर के ऊपर लगा के एक्सपेक्टेशंस देख के उसी बेसिस पे अपनी डिमांड में किसी भी प्रोडक्ट में चेंज लेके आते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक कंडीशंस। अब ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी में कैसे सिचुएशंस चल रही हैं। अगर इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी में अच्छी सिचुएशंस है, इन्फ्लेशन है, तो उस केस में क्या होता है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, मनी सर्कुलेशन कंट्री के अंदर अच्छी होती है और गुड्स के प्राइसेस भी हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के पास पैसा है। चाहे गुड्स के प्राइसेस इस केस में हाई होंगे तो भी डिमांड उस चीज़ को लेके राइज ही होगी, कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर जो इस केस में है वो ज़्यादा है, लोगों की क्षमता है उस चीज़ को ख़रीदने की। तो अगर उसके प्राइसेस ज़्यादा भी होंगे तो भी लोगों को इस चीज़ का मैटर नहीं करेगा और वो उसी चीज़ के लिए डिमांड बढ़ाते जाएंगे मार्केट में। बट अगर इसका उल्टा है, अगर सिचुएशन या जो मार्केट में सिनेरियो है वो डिप्रेशन का चल रहा है, जिसमें लोगों के पास पैसा कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, उनकी अर्निंग ही नहीं है, ठीक है, और उनके पास पैसा ही नहीं है, इस केस में उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बिल्कुल लो है, बिकॉज उनके पास अर्निंग नहीं है। तो उस केस में चाहे प्रोडक्ट की प्राइस लो भी हो जाएंगी तो भी वो डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स ही पूरा कर सकते हैं। इस केस में वो अदर गुड्स के लिए, अदर लग्जरी गुड्स और अदर काइंड ऑफ अपनी वांट्स को या डिमांड को पूरा करने के लिए इतने कैपेबल नहीं है कि और पैसा उस पर लगा पाए। तो उस केस में क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मार्केट में जो सिचुएशन है वो कौन सी है, डिप्रेशन वाली है। ठीक है। सो दीज वर दी 6 डिटर्मिनेंट्स, ये जो बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि ऑलवेज डिमांड को रेगुलेट करते हैं। एंड हमारी जो मार्केट में सिचुएशन है वो ऑलवेज डिमांड को लेके जो सिचुएशन है वो ऑलवेज इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो आई होप आप लोगों को डिमांड का कंसेप्ट समझ आ गया इसके अंदर। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो विद द अदर पार्ट ऑफ द सिलेबस। थैंक यू सो मच।